हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 28 जून 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। कल भी हमने आपको पूरा एनालिसिस कवर करवाया और पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर करवाए थे, तो आप जरूर से जाकर देखिएगा। उन पीडीएफ को हमने टेलीग्राम पर जाकर डाल दिया है, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा, वहां पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है। और आपका अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सटीक जो एनालिसिस है वो दे पाएं और सबसे एक्यूरेट क्वेश्चंस आपको हम बता पाएं। क्लियर है गाइज। आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये अर्निका सिंह जी जो कि झारखंड से हैं, इसके अलावा निर्मय परमार जी जो कि जयपुर से हैं, उदित सरोठे जी जो कि हिमाचल से आते हैं। इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए और यहाँ तक कि उन्होंने पूरे के पूरे एग्जैक्ट जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे गए वो हमें बताने में आपकी हेल्प की है। तो आप सभी इनका थैंक्स जरूर से बोलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए गाइस, जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की तरफ हम आगे बढ़ते चलेंगे। आज हमें काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। तो दंती दुर्ग जो आता है ये आता है राष्ट्रकूट वंश से, ध्यान रखिएगा। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट जो वंश था इसका संस्थापक भी था। तो दंती दुर्ग 735 से 756 राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे ये। दंती दुर्ग बादामी चालुक्यों के सामंत बन गए और 753 ईस्वी में राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद में सत्ता में ये आए थे। राष्ट्रकूट वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के लोगों पर शासन किया था। क्लियर है। ये डेट आप याद जरूर से रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और उनकी राजधानी कर्नाटक के गुलबर्ग इलाके में स्थित थी। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। वहाँ 756 ईस्वी तक शासन किया और उन्हें दंती वर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। दंती दुर्ग का जन्म बहुनागा नामक चालुक्य पत्नी से हुआ था और वहां बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां जो है बेसिकली निकलती है? ये क्वेश्चन बना है। सिंधु नदी, गंगा नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो 4 बड़ी नदियां हैं ये मानसरोवर झील से निकलती है, आप सभी को पता होना चाहिए। प्राचीन हिंदू और बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के मुताबिक मानसरोवर झील से सिंधु, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी 4 बड़ी नदियां जो है ये निकलती हैं। एक एक करके हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए, सिंधु नदी की बात करें, क्वेश्चन बनता है, इन चारों से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ये जो नदी है सिंधु नदी, तिब्बत चीन की मानसरोवर जो झील है यहाँ से निकलती है और यह तिब्बत यानी कि चीन, भारत और पाकिस्तान में बहती है। अंत में ये जो नदी है कराची पाकिस्तान के पास अरब सागर में जाकर मिलती है। और सिंधु नदी की जो लंबाई है ये 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक जो नाम है ये सिंधु है। इसके सहायक नदियों में बायां किनारे की अगर अपन बात करें तो जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज आती है। वहीं दाएं किनारे की जो सहायक नदियां इसमें श्योक, गिलगित, हुंजा, काबुल, स्वात और कुर्रम ये शामिल हैं। इसके अलावा सतलज नदी की अगर अपन बात करें तो सतलज नदी रक्षास्थल झील से निकलती है ना। राक्षसताल झील इसको बेसिकली बोला जाता है, राकसताल झील भी इसको कहा जाता है, यहाँ से निकलती है। रक्षा स्थल या राकसताल झील मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत के पास स्थित है। सतलज नदी को शताद्रु यानी कि प्राचीन नाम है इसका, इसके नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। केवल सिंधु नदी की सहायक नदी तिब्बत से निकलती है। और सतलज नदी सिपकी ला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंदिरा गांधी नहर जो है ये भी इसी नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र जो है इसका उद्गम तिब्बत के बुरांग जो काउंटी है इसमें हिमालय के उत्तरी हिस्से में कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील क्षेत्र से में हुआ है। इसे यारलुंग तसंगपो नदी के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ हिमालय की विशाल घाटियों यारलुंग, तसंगपो, ग्रैंड कैनियन सहित और अरुणाचल प्रदेश में वियोजित होने के लिए दक्षिणी तिब्बत के साथ ये बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये मासिनराम में होती है, ध्यान रखिएगा। भारत में मासिनराम जो स्थान है ये मेघालय में आता है। सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। तो भारत में एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम नामक स्थान पर होती है। मासिनराम मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में ये बेसिकली आता है और यह पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान है। भारत में चरम मानसून के दौरान यहाँ औसत जो वर्षा है, औसत यहाँ पर 11,872 मिलीमीटर यानी कि 467 इंच वर्षा होती है। और यह समुद्र तल से 1400 मीटर ऊपर है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। मासिनराम में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भूमि जलवायु है, जिसमें असाधारण वर्षा, लंबा मानसून मौसम और छोटा शुष्क मौसम बेसिकली होता है।
गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 1985 में मासिनराम में 26,000 किलोमीटर 1,000 इंच बारिश हुई थी। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत है। संस्कृत 2011 की जनगणना के आधार पर भाषा के आंकड़ों से पता चला है कि देश की 22 अनुसूचित भाषाओं में संस्कृत जो है सबसे कम बोली जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इसे अपनी मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध करने वाले वक्ताओं की संख्या 24,821 थी और बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से बोडो, मणिपुरी, कोंकणी और डोंगरी से पहले आता है संस्कृत। अगला क्वेश्चन है रेलवे प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1951 में। 1.2 मिलियन से अधिक कर्मचारियों के साथ यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। क्लियर है? 1951 में देश में कार्यरत 42 अलग अलग रेलवे कंपनियों के एकीकरण से भारतीय रेलवे की स्थापना की गई और जिसकी कुल लंबाई जो है 55,000 किलोमीटर यानी कि 34,000 मील थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC से नाम दिया रखा था किसी चीज का, वो पूछा था कि इसका IUPAC नाम क्या था, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बना है। देखिए इससे भी कल भी आपका क्वेश्चन बना था। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो रसायन विज्ञान और इससे जुड़े विज्ञान और तकनीकों को प्रतिनिधित्व करता है। IUPAC ने सभी रासायनिक कार्बनिक पदार्थों का व्यवस्थित तरीके से नामित किया। IUPAC नामकरण कार्बनिक रसायन विज्ञान में रासायनिक नामकरण की एक प्रणाली है। तो इसी तरह से यहाँ से इसका नाम पूछा गया था किसी चीज का। अगला क्वेश्चन ओडिशा नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। तो देखिए ओडिशा के मंदिरों में देवदासियों के नृत्य से निकला ओडिसी नृत्य जो है भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इसे कामुक और गीतात्मक नृत्य माना जाता है और यह जीवन के मानवीय और देवी पहलुओं को छूता है। ओडिसी की सैद्धांतिक नींव की अगर अपन बात करें तो प्राचीन संस्कृत पाठ नाट्यशास्त्र से मिलती है और पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस नृत्य का जो उल्लेख है 6ठी से 9वीं शताब्दी के शिलालेखों से भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है अल्केन्स है ना। अल्केन्स अल्काइंस ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन के प्रकार हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो याद रखिएगा एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। क्लियर है? एल्केन हाइड्रोकार्बन का सबसे सरल प्रकार है और इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक एकल बंधन जो होता है ये होता है। एल्कीन में कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंधन होता है और एल्काइन में कार्बनिक परमाणुओं के बीच तिहरा बंधन होता है। इस तरह से तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 48A किससे रिलेटेड है? तो पर्यावरण की रक्षा, सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा के बारे में ये बताता है अनुच्छेद 48A। तो आप ध्यान रखिएगा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष प्रावधान पेश करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। अनुच्छेद 48A इसे संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत रखा गया है। इसे 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कथक नृत्यांगना कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्मश्री मिला। ध्यान रखिएगा भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नलिनी कमलिनी अस्थाना कथक से रिलेटेड है, आर मुथुन कन्नल सदीर और पद्मजा रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, तो इनको पद्मश्री प्रदान किया है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की एक बहन जोड़ी है जो कथक की बनारस घराना जो शैली है इसके अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। वे कथक की बनारस घराना शैली को भारत और विदेशों में लोकप्रिय बनाने के उनके योगदान के लिए भी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सेठ आप सभी को बताइए। ए सुटेबल बॉय पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक को जो है 1993 का एक उपन्यास है ये ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का। अंग्रेजी भाषा में एकल खंड में प्रकाशित ये अब तक का सबसे लंबा उपन्यास माना जाता है और स्वतंत्रता के बाद के एक नए विभाजन के बाद ए सुटेबल बॉय स्थापित किया गया। विक्रम सेठ भारत के एक लेखक और कवि हैं। उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान, पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, WH स्मिथ साहित्य पुरस्कार, क्रॉस वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड सहित कई सारे जो अवार्ड है या पुरस्कार हैं से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी रकास झील से निकलती है? तो ये सतलज नदी है। सतलज जो नदी है रकास झील से या रकस झील से निकलती है। क्लियर है? सतलज नदी का उद्गम हुआ है कैलाश पर्वत श्रृंखला के आसपास तिब्बत के राक स्थल झील के पास है। सतलज नदी का पानी जो है पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु जलसंधि के अनुसार भारत को वितरित किया जाता है। कोल बांध, भाखड़ा नांगल परियोजना, इसके अलावा बसपा जल विद्युत परियोजना, नाथपा झांकड़ी परियोजना जैसी नदी के ऊपर विभिन्न जल विद्युत और सिंचाई परियोजना इस पर हैं।
अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया था? 1900 में लिया था, सन 19 में। 1900 आपको याद रखना है, साल 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया। एथेंस पहला ओलंपिक का स्थल था जो 1896 में आयोजित किया गया था। तब से हर 4 साल में खेल आयोजित किए जाते हैं। और बेरन पियरे डे कॉर्बेटियन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लो को औपचारिक रूप से जलाया गया और स्टेडियम के प्रवेश द्वार पर एक विशाल मशाल में जलाया गया। अगला क्वेश्चन है रमजान के पवित्र माह के अंत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ईद उल फितर आपको याद रखना है। ईद उल फितर एक धार्मिक त्योहार है जो मुसलमानों द्वारा रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाया जाता है। मुसलमानों का यह त्योहार है और मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। प्रत्येक व्यक्ति इस त्योहार को एक साथ मनाता है और ईश्वर से सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है? तो ये सारी योग्यताएं हैं। देखिए भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 173 है इसके मुताबिक संविधान यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में ये योग्यताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, क्लियर है। उसकी उम्र जो होनी है कम से कम 25 साल, मानसिक रूप से ठीक हो, दिवालिया ना हो, उस पर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो, इसका प्रमाण पत्र दे, क्लियर है। ये बात की जा रही है विधानसभा का सदस्य होने के लिए। तो कोई उस पर कोई आपराधिक मुकदमा ना हो, इसका प्रमाण पत्र दें, उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह किसी लाभ के पद या सरकारी पद पर ना काम कर रहा हो, तभी वह जो है भारत का विधानसभा जो है सदस्य बन सकता है। विधानसभा सदस्यों को विधायक या एमएलए भी कहा जाता है और एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर राज्य में हर संसद सदस्य के लिए 7 से 9 विधायक जो होते हैं एमएलए होते हैं। अगला क्वेश्चन है भूपेन हजारिका को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? सन 2019 में। अपनी मूल भाषा असमिया के अलावा भूपेन हजारिका हिंदी, बंगला समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाना गाते रहे थे और उन्होंने फिल्म गांधी टू हिटलर में महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन गाया था। भारत सरकार ने 2011 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और मरणोपरांत सन 2019 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना भारत के किस राज्य में है? ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो राज्य पूछे जाए तो जम्मू कश्मीर और परियोजना पूछी जाए किस नदी पूछी जाए तो झेलम नदी पर। याद रखिएगा तुलबुल परियोजना वुलर झील के मुहाने पर एक नौ परिवहन ताला सह नियंत्रण संरचना है। मूल रूप से भारतीय योजना के अनुसार बैराज 439 फीट 134 मीटर ये है लंबा और 40 फीट यानी कि 12 मीटर चौड़ा होने की उम्मीद है। और इसकी अधिकतम भंडारण जो क्षमता है ये आप जरूर से याद रखिएगा 3 लाख यानी कि क्लियर है एकड़ फीट है ये, जो कि इस रेशियो में है। पानी की इसकी जो है अधिकतम भंडारण क्षमता है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और झेलम पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के लोगों के माल के परिवहन आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है वुलर झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन होगा कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, या फिर इस तरह से कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। करेक्ट आंसर रहेगा वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो हरमुख पर्वत की तलहटी में स्थित है। यह लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसकी जो लंबाई है लगभग 24 किलोमीटर है और जबकि इसकी जो चौड़ाई है 10 किलोमीटर है। ये जो झील है बारामूला रोड के पास संग्राम में सोपुर बांदीपोरा शहरों के बीच में स्थित है। वुलर झील के लिए पानी का मुख्य जो स्रोत है झेलम नदी है। इस झील में इसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है जिसे जेना लेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भरतनाट्यम नृत्य की उत्पत्ति का जो श्रेय है पीछे से सदीर तमिलनाडु के मंदिर नर्तक या देवदासियों के एकल नृत्य से लिया जा सकता है। भरतनाट्यम को 10 के नाम से जाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की मौद्रिक नीति से क्वेश्चन एक बना था आपका, एग्जैक्ट पता नहीं था उनको, तो उन्होंने बताया इस तरह से। मौद्रिक नीति क्या होती है? तो वहाँ प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र का मौद्रिक प्राधिकरण सामान्य रूप से केंद्रीय बैंक या फिर मुद्रा समिति जो होती है ये वो या तो अल्पावधि उधार के खर्च को नियंत्रित करता है, या मुद्रा में मूल्य शक्ति सामान्य विश्वास की गारंटी के लिए मुद्रास्फीति या ऋण शुल्क पर ध्यान केंद्रित करने वाली नगद आपूर्ति को नियंत्रित करता है। भारत में मौद्रिक नीति विकसित करना भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष अधिकार है, इसलिए इसे आरबीआई की मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और आरबीआई की मौद्रिक नीति मुद्रा आपूर्ति, ऋण की उपलब्धता, ब्याज दरें इनको नियंत्रित करती है।
अगला क्वेश्चन है गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिखी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखा ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का जो हो एहसास हो सके। गुलामगिरी जो है भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में ब्राह्मणवादी वर्चस्व और पाखंड के बारे में बात करता है। इसने जाति व्यवस्था की प्रथा की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र आप एक नजर देख लीजिएगा। 1885 में पहला सत्र हुआ था बंबई में, क्लियर है। अध्यक्ष थे WC बनर्जी। और पहला जो सत्र था इसका महत्व क्या था? अधिवेशन का महत्व, कांग्रेस का पहला सत्र था। सत्र के अध्यक्ष पहले आंग्ल ईसाई थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हुआ था 1886, जो क्वेश्चन आपका बना है इसी से 1886 से, कलकत्ता में ये हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा सत्र था। सत्र के पहले अध्यक्ष पारसी अध्यक्ष थे, क्लियर है। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन है 1887, यानी कि नेक्स्ट जो आपका ये जो सम्मेलन है ये है 1887 में हुआ था मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 में मद्रास अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ये। और 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूविले कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से ये इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति आपातकाल प्रथम बार कितने माह के लिए लगा सकते हैं? तो 21 महीने की अवधि के लिए, याद रखिएगा। राष्ट्रपति आपातकाल प्रथम बार कितने माह के लिए लगा था या लगा सकता था, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पर राष्ट्रीय आप कर लीजिएगा, राष्ट्रपति की जगह माफी चाहेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार, है ना। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 25 जून 1975 को लगाया गया था। और यह आपातकाल 21 महीने की अवधि के लिए था। 31 मार्च 1970 तक लागू रहा था। तो 21 महीने की अवधि तक ये लगा था, 75 से 77 तक। उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति तब कर सकते हैं जब उन्हें आंतरिक या बाहरी स्रोत या वित्तीय संकट की स्थिति से देश के लिए खतरा महसूस हो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाया जा सकता है, क्लियर है। संसद राज्य विधानसभा के जन सामान्य कार्यकाल को एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। इस तरह की चीजें ये हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280, कल भी ये क्वेश्चन बना था आपसे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280(1) की बात करें, इसके मुताबिक वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 282 के तहत संसद को वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है। ये क्वेश्चन इससे बनेंगे। विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद आपका आता है 168 में, आर्टिकल 168। भारतीय संविधान का आर्टिकल 168, इसमें राज्यों के विधानमंडलों का गठन करने का प्रावधान है। और इस अनुच्छेद के मुताबिक अगर किसी राज्य के विधानमंडल में 2 सदन है तो एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहा जाएगा। वहीं अगर किसी राज्य में सिर्फ एक सदन है तो उसे विधानसभा ही कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन बनाए, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं मिल पाए। नृत्य मिलान से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो कुछ इस तरीके से होगा आपका, जैसे कि दिमसा ये आंध्र प्रदेश का है, हमने मिलान करके ऑलरेडी दे दिया है। गिद्दा प्रोहान हिमाचल प्रदेश का, टिप्पणी गुजरात का है और फॉग हरियाणा का। इसी तरह से इनका मिलान आपको करना था। अगला क्वेश्चन है प्रथम एक प्रश्न आया था घराने से रिलेटेड, हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने से आपका क्वेश्चन बना था। ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना बनारस, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर सहसवान घराना, पटियाला और दिल्ली घराना। ये कुछ घराने हैं, आप याद रखिएगा। सन 2019 में पद्म विभूषण किसे दिया गया था? इस तरह से क्वेश्चन बना था। तो देखिए 4 लोगों को ये दिया गया था। अब चारों में से किनको मिला था और क्या ऑप्शन में मिला था ये एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें इतना ही पता चल पाया है। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। 1954 में भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया। 2019 में कितने लोगों को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण दिया गया 14 को, पद्मश्री 94 लोगों को दिया गया। तो 2019 में पद्म विभूषण जो है ये एक विदेशी समेत 4 हस्तियों को दिया गया। ये चारों के नाम हमने दे दिए आपको। देखिए तीजन बाई को दिया गया जो कि लोक कला लोक गायक है छत्तीसगढ़ से। इस्माइल, उबेर, उमर गुल है
है ना, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है जिबूती। अनिल कुमार मणिभाई नाइक, ये महाराष्ट्र के। व्यापार और औद्योगिक ढांचा बलवंत मोरेश्वर पुरेंद्र, कला अभिनय थिएटर महाराष्ट्र। तो इन चारों का आप याद रखिएगा, इन्हीं में से एक आपका पूछा गया होगा। बास्केटबॉल से संबंधित प्रश्न आपका बना। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं जिनमें 2 टीमें भाग लेती हैं। खेल की अवधि जो होती है 50 मिनट की होती है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया था? सन 1900 में लिया था। आई थिंक ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो चुका है, माफी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की जो घाटी होती है क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को दून भी कहा जाता है। दून देशांतरी घाटियां हैं जो तलछट से भरे होते हैं, और प्रमुख दून में पाटली दून, चौखंबा दून और देहरादून ये शामिल है। क्लियर है? हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा तह पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक आवर्त सारणी था। अब ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया कि क्या क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन बना है। विदेशी निर्यात से रिलेटेड क्वेश्चन बना है। और अगला क्वेश्चन है, अश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा जिसे अश्विन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुओं के लिए एक शुभ दिन ये बेसिकली है, और यह धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसे सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस साल शरद पूर्णिमा जो है 28 अक्टूबर 2023 को मनाई गई थी। लोग इस दिन चंद्रमा की पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण देवी राधा रानी की पूजा करते हैं। 2022 की करंट से 3-4 क्वेश्चन बने थे आपके। अम्लक्षार से क्वेश्चन बना, और कोर बर्ड का नाम पूछा था, जैसा कि किस अनुसूची के अंतर्गत ये आता है, इस तरह से नाम दे रखा था। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें मिल पाए सारे के सारे हमने आपको एग्जैक्ट बताने में आपकी हेल्प की है। क्लियर है? तो आप सभी जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा वीडियो। इंग्लिश की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंग्लिश में पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे गए। क्लोज टेस्ट से भी 5 क्वेश्चन आपके बने हैं। आइटम से 4 से 5 क्वेश्चन, सेंटेंस से 5 क्वेश्चन बने हैं, वोकैब से 1 क्वेश्चन, सिनोनियम से 4 से 5 क्वेश्चन है, इंटोनियम से 4 से 5 क्वेश्चन, स्पोर्टिंग एरर से 4 क्वेश्चन है, वोकैब से वॉइस से क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट से 3 है और इनडायरेक्ट से 2 है। तो इन दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे गए। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बने, वन वर्ड से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, और पीक्यूआर से क्वेश्चन बने हैं। मैथ्स में औसत से 2 क्वेश्चन है, एसआई से 2 क्वेश्चन है, आपके नंबर सिस्टम से है। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 7 से 8 क्वेश्चन मिले हैं। मेंसुरेशन 2D 3D से 4 क्वेश्चन है, प्रतिशत से 3 क्वेश्चन है, लाभानी से 4 से 5 क्वेश्चन है, समय कार्य से 2 क्वेश्चन, रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन, चाल दूरी से क्वेश्चन बनाए हैं, डीआई से 3 क्वेश्चन पूछे गए, अलजेब्रा से भी 4 क्वेश्चन बने, एलसीएम एचसीएफ से बनाए, बोर्डमास से क्वेश्चन बनाए हैं, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन है, सर्कल से 2 क्वेश्चन है, अनुपात से 1 क्वेश्चन है, विभाजित से भी क्वेश्चन आपका है, रेशियो का ये हमने बता दिया 1 से 2 क्वेश्चन आपका बना है। तो ये सारा ओवरव्यू है आपका मैथ्स का। रीजनिंग की बात करें तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन है, वर्ड फॉर्मेशन से 2 क्वेश्चन है आपके, डिक्शनरी ऑर्डर से आपका 2 क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन है, पजल से क्वेश्चन है आपका, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, पेपर कटिंग से 1 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन है, दिशा निर्देशन से 2 क्वेश्चन है, सिलोज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 5 से 3 क्वेश्चन है, डिक्शनरी से 2 क्वेश्चन है, रैंकिंग से 1 है, वेन डायग्राम से 2 से 3 है, अल्फाबेट से 2 से 3 है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बनाए, आकृति से बनाए, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से बनाए, नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन है, और प्रायिकता से भी क्वेश्चन बने हैं। गाइस, ये जो टॉपिक बताए हैं हमने, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए। इनके अलावा हो सकता है और भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हों, बट हमें जितना मिला है पूरा का पूरा आपने आपको बता दिया है कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे की तैयारी को कंटिन्यू करने में, और आपको पूरा का पूरा पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह का आपका पेपर आज देखने को इस शिफ्ट में मिला है। पीडीएफ इससे पहले वाली हमने टेलीग्राम पर डाल दिया, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इन वीडियो की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर है? तो ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा, आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट में जरूर करके बताइएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।